हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के अंदर आज हम लेने जा रहे हैं रासायनिक संयोजन का सबसे लास्ट नियम। और ये जो नियम दिया है, ये नियम दिया गया है गैलुसाक के द्वारा। वैज्ञानिक का नाम है गैलुसाक, और गैलुसाक ने जो ये नियम दिया है, ये गैस के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया है? गैस के लिए। देखो क्या कहता है नियम अपना, इस नियम को ध्यान से देखिएगा। ये नियम कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में, दाब और ताप दोनों क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। उस स्थिति में जब भिन्न भिन्न गैसें परस्पर एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा संयुक्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ताप और दाब दोनों की स्थिति बराबर रखो। आप ध्यान से सुनिएगा, ताप और दाब की स्थिति क्या रखनी है? समान रखनी है। और हम उसमें क्या कर रहे हैं? अलग अलग गैसें ले रहे हैं, और ये कह रहा है कि जब ये गैसें आपस में संयुक्त होंगी तो इन गैसों का आयतन जो होता है वो सदैव क्या होगा? एक सरल अनुपात के अंदर प्राप्त होता है। किसके अंदर प्राप्त होता है? सदैव आयतन। अब वर्ड क्या आ रहा है? आयतन आ रहा है। गैस है ना, इसलिए हम इसको यहाँ पर वर्ड आयतन के रूप में लेते हैं। और इस आयतन के रूप में ले रहे हैं तो ये क्या कह रहा है? सदैव सरल अनुपात में होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जब आप गैस, ध्यान से सुनिएगा, जब आप गैसों को आपस में मिलाओगे तो बनने वाला उत्पाद भी क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए। तभी ये नियम है। तभी तो देखो आप, मैंने इधर ये थोड़ा अलग मार्कर से लिखा है कि यदि उत्पाद भी क्या हो? गैस, गैसें होगी तो ये नियम इसके ऊपर लागू होता है। क्योंकि इसमें हेडिंग में लिखा है कि गैलुसाक का आयतन संबंधी नियम, आयतन संबंधी नियम गैस के लिए ही दिया गया है। ठीक है, क्या कहता है? वापस से सुन लो कि समान ताप और दाब पर भिन्न भिन्न गैस जो होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर संयुक्त होती है तो संयुक्त होने पर उनके आयतन हमेशा किसमें रहते हैं? सरल अनुपात में होते हैं। कैसे होते हैं? चलो इसको एग्जाम्पल से लेते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल पहला, अब पहला एग्जाम्पल ये है कि हम एक लेते हैं हाइड्रोजन गैस और एक लेते हैं क्लोरीन गैस। ठीक है, अब इन दोनों की क्रिया करवाओगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैसें हैं, और जब ये दोनों आपस में क्रिया करेगी तो क्रिया करने पर HCl गैस का क्या करती है? निर्माण। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक जो हम कहते हैं ना, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये गैस अवस्था में रहती है। ठीक है, अब उत्पाद आप बनाओ, क्या बनाया आपने? HCl। ठीक है, अब जब भी हम कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग हमें उस समीकरण को क्या करना है? संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए देखो, दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन इधर एक है तो इधर क्या लिख दिया? दो। क्लोरीन दो है, दो हो गई। ये हमारे इसके अंदर उत्पाद बन गया कि H2 plus Cl2 इजिकल टू 2HCl। ठीक है, समीकरण आ गई तीनों गैस अवस्था में। तो आप इसके नीचे लिख दो क्या है? गैस, गैस और गैस अवस्था के अंदर। अब बात आती है आयतन की। ये जो चीज है ना, ये हम मानते हैं, माना कि ये इतनी हमने ली। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन गैस लिए, अब हम यहां पर ले रहे हैं ना, आयतन सदैव क्या होते हैं? सरल अनुपात में होते हैं। तो यहां आयतन को लिया जाएगा। अब आयतन देते हैं, जैसे हाइड्रोजन ली हमने कितनी? 50 ml। ठीक है, क्लोरीन भी कितनी ली? 50 ml। ओके, अब इन दोनों की क्रिया से यहां पर जैसे 100 ml हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ये आयतन है। ठीक है, अब आप इसको सरल अनुपात में ले लो। तो जब हम इसको सरल अनुपात में लेंगे तो देखो, सरल अनुपात। अब सरल अनुपात में सबसे पहले हाइड्रोजन का 50 अनुपात, क्लोरीन का 50 अनुपात, HCl का 100। अब आप इसका सरल अनुपात निकालोगे तो क्या आएगा? 50, 50 और 100 है तो क्या अनुपात निकलेगा? देखो 50, 50, ये क्या आया? 1:1, और ये कितना हो जाएगा? अनुपात। तो ये इसका क्या आया?
सरल अनुपात आता है। बस ये नियम है ना, इसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और दूसरा उदाहरण है जो मैं आपको बता रहा हूं, वो है N2 प्लस H2, इसमें बनती है अमोनिया गैस। अब देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो गैसें हैं, इन दोनों गैसों की क्रिया से एक तीसरी गैस बनती है, कौन सी? अमोनिया, ठीक है। अब यहां पहले आप द्रव्यमान संरक्षण नियम लगाइए। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के हिसाब से आप इस रासायनिक समीकरण को क्या करो? संतुलित कीजिए। अब जब आप रासायनिक समीकरण संतुलित करेंगे तो देखो, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन कितनी है? 2, तो इसके आगे लिख दिया 2। अब नाइट्रोजन 2 आई, हाइड्रोजन कितनी है? 6, तो इसके आगे क्या लिख दोगे आप? 3H2। अब आप आयतन लो, क्या लेते हैं? आयतन, ठीक है। अब आयतन में देखो, इसको अपन 100 लेते हैं, अगर 100 मान लेते हैं अपन, ठीक है। इसको ले लिया, जैसे ये 100 ml है, अब इसके आगे 3 लिखा हुआ ना, तो इसको कितना ले लिया अपन ने? 300 ml। अब ये कितनी बनी? 200 ml, ठीक है। अब आप इसका क्या निकालो? सरल अनुपात निकालिए। तो जब आप इसका सरल अनुपात निकालोगे, देखो सरल अनुपात, तो ये कितनी है? 100 अनुपात 300 अनुपात 200, कितना आएगा? 1, 3 और 2, ये इसका क्या आ गया? सरल अनुपात आता है। तो ये यही कंडीशन उसी समय लागू होगी जब सब बनने वाले, मतलब भाग लेने वाली भी गैसें हैं और उत्पाद भी कौन सा होगा? गैस होगा, तभी गैलुसाग का ये नियम लागू होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम इसमें लेते हैं, देखो पांचों नियम कंप्लीट हो गए। अब हम ले रहे हैं इसके अंदर आगे नया पॉइंट है पार्ट का, वो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। किसका? डाल्टन का। देखिए क्या होता है, आपने 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर परमाणु के बारे में पूरी जानकारी पढ़ी है, परमाणु मॉडल पढ़े हैं। तो हम यहाँ पर उन्हीं का सबसे पहला परमाणु मॉडल अपन ले रहे हैं। एक ये परमाणु मॉडल नहीं कह सकते, लेकिन इसको सिद्धांत के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। अब क्या सिद्धांत है, देखो आप, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, ठीक है। अब डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, इसको किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? तो डाल्टन सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में अपना विचार दिया था। तो इनका सबसे पहला पॉइंट यही है कि परमाणु जो होता है वो कई सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। ये इसका पहला पॉइंट है कि एक परमाणु की जब बात की जाती है, ठीक है ना, तो ये सॉरी परमाणु नहीं, पदार्थ, सॉरी पदार्थ कई सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जानते हो आप? जिसे परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। पहला यही था ना, परमाणु की परिभाषा क्या कहते थे कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, ठीक है। दूसरा है कि एक ही तत्व के, एक ही तत्व के परमाणु समान होने के कारण इनके गुणों में क्या होगी? समानता पाई जाती है, होने के कारण
गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। अब इस चीज को सिंपल तरीके से लो कि जैसे मैंने आपको कहा ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब तत्व बात करते हैं ना, तो तत्व क्या होता है, तत्व मतलब पदार्थ का एक शुद्ध पदार्थ का रूप है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अब तत्व जब अपन लेते हैं तो एक ही तत्व होगा, तो एक ही तत्व के अंदर परमाणु भी क्या होंगे, एक ही होंगे। अब जब परमाणु सारे एक जैसे हैं, जैसे अपन शक्कर की बात करते हैं ना, तो शक्कर ले रहे हो आप, एक जनरल उदाहरण लेते हैं अपन के, शक्कर लिया आपने और शक्कर के अंदर सारे दाने किसके, शक्कर के है ना। तो जब शक्कर के दाने तो सारों के गुण क्या होंगे, सभी एक समान होते हैं। तो यहां यही कह रहा है कि इन्होंने कहा कि एक ही तत्व के परमाणु समान होने के कारण गुणों में क्या होती है, समानता पाई जाती है। अब आप यहां शक्कर के उदाहरण को यहां ले रहे हैं, ठीक है, और इसी देखो अब ये एक ही बात हुई है। अब अपन एक यौगिक लेते हैं या एक अणु लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि अणु के अंदर सारे तत्व एक ही, मतलब परमाणु एक ही हो, अलग अलग भी तो हो सकते हैं ना। तो यही है यहां पर अगला पॉइंट कि भिन्न भिन्न तत्वों के, देखो तीसरा पॉइंट है कि भिन्न भिन्न तत्वों के, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होने के कारण गुण क्या होंगे। अब बताओ आप, अब मैंने एक आपको शक्कर दी, सब शक्कर के साथ में अपन ने नमक ले लिया बराबर मात्रा में, दोनों को मिक्स कर दिया, मिश्रण बन गया, लेकिन क्या होगा, अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो गुणों में भी क्या होगी, भिन्नता होगी। तो यही चीज इसमें दी है कि भिन्न होने के कारण गुणों में भिन्नता पाई जाती है, गुणों में क्या होगी, भिन्नता होती है। ये तो होना ही है ना, नहीं होना है। जब आप तत्व भी अलग अलग ले रहे हो तो परमाणु अलग अलग होंगे, तो गुणों में भी क्या होती है, भिन्नता होती है। ये डाल्टन का तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट इसके अंदर कहता है, परिभाषा पढ़ी थी एक यौगिक की, यौगिक की परिभाषा पढ़ी है ना आपने, तो वो चौथा पॉइंट इसका परिभाषा ये कि एक से अधिक तत्वों के, एक से अधिक तत्वों के परमाणु, आगे बता सकते हो, एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़कर, निश्चित अनुपात में जुड़कर, अब मैं आगे नहीं बोलूंगा, इसका निर्माण करेंगे। देखो पदार्थ, तत्व, परमाणु, अणु और एक क्या होता है, यौगिक होता है। तो ये किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण, किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण। चार पॉइंट तो ये हो गए। अब ये चारों आपके परिभाषाएं पड़ी हुई है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है इसका, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें एक ये ध्यान रखना है, एक ये परिभाषा ध्यान रखनी है और एक ये यौगिक की परिभाषा। ये तो जनरल उदाहरण के हिसाब से आप ध्यान रखिएगा। ये दिया है कि किसी भी भौतिक या रासायनिक परमाणु प्रक्रम द्वारा, अब ये डाल्टन ने कहा है, किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम द्वारा, एक बात बताओ, ऊपर क्या दिया है, ऊपर दिया है कि सूक्ष्म अविभाज्य कण कौन है, परमाणु। तो इसका जो लास्ट पॉइंट है ना, वो लास्ट पॉइंट इसी के ऊपर दिया हुआ है कि किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम द्वारा या परिवर्तन द्वारा, हम ये ले सकते हैं, प्रक्रम या परिवर्तन द्वारा
परमाणु को, ऊपर क्या लिखा है ना साहब, अविभाज्य कण लिखा हुआ है, तो क्या बोलेंगे आप इसको? परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये 5 पॉइंट है, हालांकि इसमें पॉइंट ज्यादा होंगे, लेकिन मैंने इन सब पॉइंटों को क्या किया है, एक साथ मिला के और संक्षिप्त में इसको 5 पॉइंट के रूप में बताया। डाल्टन परमाणु सिद्धांत। लेकिन देखो आप, डाल्टन का जो ये परमाणु सिद्धांत था ना, ये सबसे पहला था। लेकिन आज की अगर अपन टेक्निक देखते हैं, आज की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना, तो ये परमाणु सिद्धांत बिल्कुल क्या हो रहा है, खारिज हो रहा है। इसमें कुछ थोड़ा बहुत क्या हुआ है, संशोधन किया गया। अब संशोधन का जैसे पहला पॉइंट है कि पदार्थ एक अविभाज्य कण है, पदार्थ अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। लेकिन वास्तव में आपने जब परमाणु पढ़ा है तो देखो इसमें संशोधन क्या हुआ, इसी के अंदर परमाणु कितने उपकरण होते हैं, मुख्य 3 उपकरण से मिलकर बना है। किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये हो गया ना संशोधन इसका। कि परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, परमाणु एक विभाजित कण के रूप में हम मान सकते हैं, क्योंकि उस परमाणु के अंदर ये क्या होते हैं, कण पाए जाते हैं। कणों को बाहर निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना बाहर, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, उपकरण है, इसमें कण निकल रहा है बाहर, इसका मतलब ये अविभाज्य नहीं है। ठीक है, एक तो ये चीज ध्यान रखनी है इसकी। दूसरा इसमें दिया है कि समस्थानिक का ध्यान रखिएगा। ये कह रहे हैं ना, एक ही तत्व के परमाणु समान होने के कारण गुण इनके क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है साहब। क्यों? क्योंकि एक ही तत्व के अंदर क्या पाए जाते हैं, समस्थानिक। और जब हम समस्थानिक की बात करते हैं तो समस्थानिक किसे कहते हो आप, परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो वो क्या होता है, समस्थानिक होता है। तो समस्थानिक जब हम कह रहे हैं कि एक ही तत्व के अलग अलग समस्थानिक है परमाणु के, तो समस्थानिक जितने ज्यादा होंगे द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। द्रव्यमान संख्या अलग होते ही गुणों में क्या हो जाती है, भिन्नता हो जाती है। इसका मतलब ये तथ्य इसका सही नहीं हो सकता। ठीक है, और एक संशोधन किया गया है इसके अंदर, ये कह रहा है कि किसी भी रासायनिक प्रक्रम, भौतिक या रासायनिक प्रक्रम द्वारा या परिवर्तन द्वारा परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन आज के समय में नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्रियाओं के द्वारा ये प्रक्रिया संभव है। ठीक है ना, तो ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इस तरह से हम इसको दर्शाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज अपना ये टॉपिक था परमाणु सिद्धांत। अब आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट जितने भी पॉइंट आएंगे पाठ के सबसे बेसिक चीज है, केमिस्ट्री के सबसे बेसिक चीज आएंगी, जिसमें आगे हम लेंगे अवोगाद्रो परिकल्पना, मोल संकल्पना, अणुभार, मोलर द्रव्यमान वगैरह, ये सब चीजों से संबंधित है। ठीक है ना, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखिए, कॉपी के अंदर काम नोट करते रहिएगा। धन्यवाद।